जैसा कि आपको मालूम ही होगा, दो तरह के सिस्टम होते हैं नियुक्तियों के मामले में। एक पॉपुलर टर्म है स्पाइल सिस्टम और दूसरा है मेरिट सिस्टम। स्पाइल सिस्टम को पैट्रोनेज सिस्टम भी कहा जाता है, पैट्रोनेज सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे राजा अपने भतीजे को बना दिए, अपने किसी चमचा को बना दिए, या कोई प्राइम मिनिस्टर है अपने पैसे लेकर किसी को बना दिए। ये सब स्पाइल सिस्टम के माध्यम से, जिसमें करप्ट तरह से या मेरिट को नजरअंदाज करके नियुक्तियां होती हैं, उसको स्पाइल सिस्टम कहते हैं। पुराने राजशाही में ऐसे ही था। तो बाद में मेरिट सिस्टम की बात आई कि मेरिट सिस्टम, अगर किसी को प्रतिभा, अगर आप किसी व्यवस्था को चलाना चाहते हैं तो मेरिट सबसे महत्वपूर्ण है। तो मेरिट सिस्टम का इतिहास ये है कि क्वीन एंड हान डायनेस्टी चाइना के, वहां सबसे पहले मेरिट सिस्टम पर नियुक्तियां शुरू हुई। उन्हें समझा देखा कि किसी व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में चलाने के लिए, गरीबों के सेवा के लिए अगर कोई सबसे अच्छी सेवा है तो मेरिट सिस्टम से नियुक्तियां की जाए। तो चाइना में इसकी शुरुआत हुई, बाद में इंडिया होते हुए वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में गई, लेकिन इसका उद्भव मेरिट सिस्टम का चाइना से शुरू होता है, और ये बहुत पहले। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1735 से कुछ, जब आप ज्यादा मेरी हिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है, कब आई? 1600। तो उसने अपने कंपनी, तो वो तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, तो उसने अपने कंपनी के प्रॉफिट के लिए सबसे पहले इंडिया में शुरू किया कि मेरिट से हम अपने कैंडिडेट को लेंगे। उसने उस समय मेरिट से अपने स्टाफ के अधिकारियों की नियुक्ति की, ताकि हमारी कंपनी प्रॉफिट पर रहे। उसका धीरे धीरे मजबूत होता गया। जैसा फिर मैंने आपको इलेक्शन कमीशन में बताया भी था कि जब हमारा जो देश है बहुत पुराना रिपब्लिक रहा है, वैशाली जो हमारा किंगडम रहा है, लक्ष्मी किंगडम, वहां भी मेरिट से नियुक्तियां होती थी। उस समय भी 320 BC के अराउंड भी उस समय की रिकॉर्ड है कि मेरिट पर नियुक्तियां होती थी। राजा परीक्षाएं लेते थे और उसके आधार पर जो अच्छे लड़के रहते थे उनको लेते थे नियुक्तियां। तो फाइनली ये यूपीएससी, इसके पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम जाना जाता था, और इनिशियली ये 1 अक्टूबर 1926 को बना। और ये जो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तथा इसके बाद ली कमीशन बना था, जो कि 1924 में रिपोर्ट दिया, उसके आधार पर इसका गठन हुआ कि भारत में अगर कोई लोक सेवा में भर्ती वगैरह हो तो एक कमीशन के माध्यम से होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, मेरिट पर होना चाहिए। उसके आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को, आज से 96 वर्ष, 96 ईयर अगो, इसका गठन किया गया। इसका प्रभाव क्षेत्र पूरे भारत में है। जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज के, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस के ग्रुप ए एंड बी के नियुक्तियां होती हैं गैजेटेड अफसर्स की, सब यूपीएससी के माध्यम से ही होते हैं। डिफेंस की जितनी नियुक्तियां होती हैं गैजेटेड अफसर्स की, सब यूपीएससी के माध्यम से होती है। इसके अलावे कुछ नियुक्तियां जो ऐसी होती हैं जहां की कुछ इस तरह के केसेस भी आए हैं कि कुछ कंट्री से डिमांड आए हैं कि हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट कर दिया जाए, तो ऐसे भी काम कभी कभी यूपीएससी ने किया है, जिसकी इतनी विश्वसनीयता है कि सभी इस पर विश्वास करते हैं। इसका हेडक्वार्टर धौलपुर हाउस में है, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली। आप लोग गए होंगे तो इंडिया गेट के बगल में ही है इसका, है धौलपुर हाउस में इसका बिल्डिंग है, और बहुत इसका पुराना इतिहास रहा है। और एक्चुअली धौलपुर आप जानते होंगे मुरैना के पास एक स्टेट है, पुराना एक राज्य रहा है, राजा की राजधानी रही है। तो उस समय वहां थे राजा उदय भानु सिंह। उनके कार्यकाल में ये धौलपुर हाउस बनाया गया, और बाद में उन्होंने मेरिट सिस्टम पर जो अपॉइंटमेंट होता है उसकी महत्ता को देखते हुए उस समय 1920 में 1926 में इसको उन्होंने पीएससी को दे दिया कि आप इसमें परीक्षाएं और सब कंडक्ट कराइए। उस समय उदय भानु सिंह ने, जो राजा थे धौलपुर स्टेट के, उन्होंने इसके महत्ता को समझा, अपना एक उन्होंने महल
यूपीएससी को देता है, जिस पर आज भी चल रहा है। उदय भानु सिंह बहुत लर्नेड आदमी थे, उन्होंने काफ़ी मायो कॉलेज अजमेर से पढ़े थे वो, और फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उन्होंने काम किया। उस समय इंपीरियल मिलिट्री एकेडमी कहलाता था। ये भारत सरकार के कार्मिक जन शिकायत पेंशन के मंत्रालय में आता है ये। अभी इसके चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी हैं, जो कि प्रोफेसर हैं, और वही वर्तमान में 6 मेंबर हैं। यूपीएससी बाद में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहलाने लगा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से। उसका नाम बदल गया, पीएससी, पहले पीएससी नाम था, बाद में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहलाने लगा, और बाद में जब भारत आजाद हुआ तब इसका नाम हो गया यूपीएससी, ये हो गया यूनियन पब्लिक सर्विस का संघ लोक सेवा आयोग। 26 जनवरी 1950 का जब इसे हमारा संविधान लागू हुआ तब इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, और इसके फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर श्री आर.एन. बनर्जी थे, जो आईएएस अधिकारी थे, और जो फर्स्ट महिला चेयरपर्सन रही हैं वो मिसेस रजनी राजदान रही हैं, ये भी आईएएस अधिकारी रही हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस हमारे संविधान के भाग 14 और आर्टिकल 315 से लेकर 323 में आता है, ये पूरा इसके विवरण कंप्लीट। मैंने पहले बताया कि ये स्वतंत्र निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल है तो परमानेंट है। आर्टिकल 315 में इसके गठन की बात है, उसके तहत ये इसका गठन किया गया है। इसे कंपोजिशन जो कौन कौन क्या होंगे ये आर्टिकल 316 में वर्णित है। इसमें सभी अध्यक्ष और मेंबर्स के नियुक्तियां प्रेसिडेंट के माध्यम के द्वारा की जाती है। अब जानते हैं प्रेसिडेंट खुद तो करते नहीं है, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के रिकमेंडेशन के आधार पर वो करते हैं काम, और जिसके लिए वो बाध्य है। और 9 से 11 मेंबर्स होते हैं चेयरमैन को मिलाकर। जैसा मैंने बताया कि अभी मात्र 7 मेंबर हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन। एक्चुअली वो डायनेमिक फिगर होता है, कुछ लोग रिटायर होते रहते हैं, कुछ लोग जुड़ते जाते हैं उसमें। तो मनोज सोनी के पहले मिस्टर पीसी जोशी थे, जो कि जबलपुर के ही दुर्गावती यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट साइंस के एचओडी थे यहाँ। वो यूपीएससी के चेयरमैन रहे इसके पहले, मनोज सोनी जी के पहले। तो इसमें 2-3 पोस्ट अभी खाली हो गए हैं, उसको भरने की कार्रवाई चल रही होगी, लेकिन अभी मात्र टोटल चेयरमैन को मिलाकर 7 मेंबर्स हैं। इसकी संख्या ऐसे हमारे संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन ये संख्या कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ये राष्ट्रपति जी की इच्छा पर है। जैसे मैंने तो बताया कि ये प्रीमियर सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, भारत सरकार की सबसे जो महत्वपूर्ण पोस्ट होते हैं सबकी भर्ती करने का ये दायित्व है इसका। नेक्स्ट, इनके चेयरमैन और मेंबर की नियुक्ति के लिए कोई क्वालिफिकेशन वर्णित नहीं है। सरकार जिसको योग्य समझे, ये सही आदमी है, इंटीग्रिटी सही है, तो उनको अध्यक्ष या सदस्य बना सकती है। लेकिन उसमें एक शर्त दिया है, जितने भी अगर हैं तो 50% जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, गवर्नमेंट अफसर होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हों, चाहे वो गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट के हों। आर्टिकल 318 में प्रेसिडेंट को अधिकार दिया गया है कि उसके कंडीशन तय करें कि आपका कार्यकाल क्या रहेगा और ये सैलरी क्या रहेगी, और उसमें साथ साथ नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहेंगे ये भी प्रेसिडेंट को उन्होंने आर्टिकल 318 के तहत अधिकार प्रदत्त है। नेक्स्ट, जैसे बताया मैंने कि 6 साल का इनका कार्यकाल रहता है या 65 वर्ष जो पहले हो। अगर कोई चेयरमैन या मेंबर पद से हटना चाहते हैं, रिजिग्नेशन दे सकते हैं। उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। और मान लीजिए कि चेयरमैन का पोस्ट खाली है,
तो किसी मेंबर, उन्हीं के मेंबर के बीच में किसी को एक्टिंग चेयरमैन भी बना सकते हैं, और एक्टिंग चेयरमैन तब तक काम करेगा जब तक नए चेयरमैन ना आ जाए, और उनको वो एक्टिंग चेयरमैन जब तक रहेगा उसको वही सभी पावर उपयोग करेगा जो चेयरमैन के होते हैं। तो इसमें 2-3 केसेस इंटरेस्टिंग हैं कि रजिस्ट्रेशन के 2-3 मामले आए हैं इसमें। एक छतर सिंह मेंबर थे यूपीएससी के, 2017 की बात है। उसमें वो हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी थे। हम इस पॉइंट को बता रहे हैं। उन पर आरोप लगा कि जब वो हरियाणा में पोस्टेड थे पंचकुला में मोहाली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, तो उन्होंने लगभग 14 जो औद्योगिक प्लॉट थे वो गलत तरीके से वितरित किए। तो उन पर सीबीआई इंक्वायरी हो गई। तो उन्हें लगा कि हमें कहीं प्रेसिडेंट रिमूव ना कर दे, उससे अच्छा इस्तीफा दे दो। तो उन्होंने इस्तीफा देकर चले गए, वो हट गए, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट हटाते तो ज्यादा उनकी बदनामी होती। उसी तरह एक एसडी कार्निक थे यूपीएससी के मेंबर। उसके पहले वो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे। तो उन पर शिकायत ये हुई कि जब वो चेयरमैन थे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो बहुत से कैंडिडेट के कॉपी बदल दिए गए और उसके बाद उन्हें क्वालिफाई करा दिया गया। जब इंटरव्यू में कैंडिडेट आया और उससे जब बातें हुई तो पता चला कि इसका लेवल वो नहीं है जो होना चाहिए। बाद में रेड हुआ तो उनके घर में 25 करोड़ रुपए मिले। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। इस डर से कहीं हमें प्रेसिडेंट हटा ना दे, तो उन्होंने खुद रिजिग्नेशन दे दिया यूपीएससी के मेंबर से। तो लोग प्रेसिडेंट के हटाने से पहले रिजिग्नेशन देना प्रेफर करते हैं। एक सोशल स्टिग्मा भी रहता है इस कारण भी। चलिए आगे बढ़ें। रिमूवल, अगर 6 साल कारावास है, 65 वर्ष का की उम्र सीमा है, उसके पहले भी प्रेसिडेंट हटा सकते हैं अंडर आर्टिकल 317। तो चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन हो या मेंबर हो, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन हो मेंबर हो, हटाने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट को है। और कब हटाएंगे? अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब कि दिवालिया हो गया उनका, और दूसरा ये पाया जाता है कि किसी वो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय काम भी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हटाया जा सकता है। और दूसरा ऐसा लगता है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो उनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, वो रिजिग्नेशन दे या ना दे। नेक्स्ट, यदि कोई यूपीएससी का मेंबर या एसपीएससी का मेंबर मिसबिहेवियर करता है, मिसकंडक्ट करता है, तो प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उसको सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के माध्यम से उसकी जांच करानी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट जब अपना एडवाइस देगा कि हाँ ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसको हटाया जाए, तो प्रेसिडेंट को उसको मानने के लिए बाध्य होगा। अब वो हटाने की तो प्रक्रिया ये है कि सुप्रीम कोर्ट से जब आएगा, तब तक यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर को सस्पेंड करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है। और उसी तरह स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर और चेयरमैन को सस्पेंड करने का अधिकार गवर्नर को है। गवर्नर को हटाने का अधिकार नहीं है, लेकिन सस्पेंड करने का अधिकार है। आप लोग जानते होंगे सस्पेंशन और हटाने में क्या अंतर है। सस्पेंशन, जैसे मान ली कोई चेयरमैन है या है, उसको हटा सस्पेंड कर दिया गया, मतलब कि वो जब तक जांच चलती रहेगी तब तक वो उस पद पर नहीं रहेगा, उसका सैलरी का 50% मिलेंगे, ठीक है। और जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो उसे हटा दिया जाएगा। अगर नहीं पाया जाता है या कम दोषी पाया जाता है तो कुछ पेनल्टी देकर उसको बहाल किया जा सकता है। यह हुआ सस्पेंशन। और टर्मिनेट मतलब रिमूवल, मतलब कि हटा दिया गया, खत्म, कंप्लीटली, कोई रिश्ता नहीं है आपका हमारा। जनरली मैंने बताया रिमूवल तब होता है जांच के बाद होती है।
पाया गया कि हाँ, जांच में पाया गया कि आप वास्तव में दोषी हैं, तो हटा दिए गए। पिछली बार आपने पूछा था क्वेश्चन इम्पीचमेंट और रिमूवल का, तो उसमें ठीक है, आपका कहना सही था कि सिर्फ वो प्रेसिडेंट के मामले में इम्पीचमेंट वर्ड यूज करें, रेस्ट के मामले में रिमूवल इज द प्रॉपर वर्ड। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन देखा, डायरेक्ट पढ़ा, तो वो सही है। कुछ किताबों में इम्पीचमेंट वर्ड बार बार दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यूज किए गए हैं, वो गलत है। इसमें भी इम्पीचमेंट वर्ड यूज ना करें आप, तो रिमूवल वर्ड यूज करें आप। चलिए नेक्स्ट। अब देखा है कि स्वतंत्र संस्था हो, इसके लिए इसको उस तरह का माहौल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के माहौल में दबाव में रहेगा और प्राइम मिनिस्टर किसी को कहे, प्रेसिडेंट किसी को कहे तो यूपीएससी किसी को नियुक्ति कर दें, ऐसा नहीं। इसके लिए उसको व्यापक स्वतंत्रता प्रदान की गई है संस्था को। तो एक तो हटाने की प्रक्रिया डिफिकल्ट है, एससी से जांच होगी, उसके बाद हटाएंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि आप किसी को कभी हटा देंगे। दूसरा, जो सर्विस है, उनका जो सर्विस कंडीशन है वो बीच में चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे आपको कहा गया कि 6 साल और 65 वर्ष, इसके बीच में आपका कोई घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, वो फिक्स्ड है। घटाने पर तो ऑब्जेक्शन है, लेकिन बढ़ाने पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर सैलरी बढ़ा दी जाए तो सैलरी तो वेरिएबल होता है डीए के कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, इनके सैलरीज हैं, अलाउंसेस है, पेंशन है, वो भारत के संचय निधि से पढ़ाई दी जाती है, ताकि वो रेगुलर उनको सैलरी मिलते रहे। ऐसा नहीं होता है जैसे कि सरकार की जैसे वित्तीय स्थिति ठीक नहीं रहती है तो कभी कभी वेतन हम लोगों को रुक जाता है, इन लोगों को नहीं रुकता है। रेगुलर पेमेंट ऑफ देयर सैलरीज एंड अलाउंसेस होते रहते हैं। चलिए आगे बढ़े। हाँ, इसमें कुछ आप लोग करेक्शन कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है कुछ। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, हाँ ठीक है। इसमें चेयरमैन ऑफ यूपीएससी में ये अपने रिटायरमेंट के बाद सेंटर या स्टेट में कोई अपॉइंटमेंट के लिए पात्र नहीं रहते हैं। तो इसलिए ऐसा किया गया है कि ताकि उनको कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार प्रलोभित कर दो, यार मेरे बेटे को कर दो, हम तुमको आकर यहाँ का वाइस चांसलर बना देंगे या कुछ बना देंगे, तो ऐसा नहीं है, वो नहीं बन सकते हैं। चेयरमैन के बाद वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसमें मेंबर, इसको हटा देना आप, स्पेसिफिक काट लेना आप लोग अपने उससे। तो अगर यूपीएससी का मेंबर है तो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, ठीक है। और किसी स्टेट पब्लिक सर्विस किस्म का भी चेयरमैन बन सकता है वो। तीसरा चेयरमैन है, इसको भी हटा दो आप, और इसको हम करेक्टर, अब इस पेज को हम करेक्टर का आपको भेज देंगे, अब देख लेना। चेयरमैन है, अगर मान लीजिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो वो उस ऑफिस में दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, उसका सेकंड टर्म भी नहीं मिलेगा उसे। हाँ, वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, या किसी दूसरे राज्य सरकार के चेयरमैन बन सकता है पीएससी का, ये है प्रोविजन। तीसरा है मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कि वो चेयरमैन और मेंबर यूपीएससी का बन सकता है। दूसरा है कि चेयरमैन ऑफ किसी दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस का चेयरमैन बन सकता है, ये है प्रोविजन। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो मेंबर और चेयरमैन है वो दूसरे, पहला तो उनका रीअपॉइंटमेंट ना हो, एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज ना हो, और तीसरा कि वो प्रलोभित होकर ऐसा मतलब नहीं चाहे कि हम उसी पोस्ट पर दोबारा कंटिन्यू कर जाएं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन दूसरे राज्य सरकार में या यूपीएससी में वो मेंबर या यूपीएससी यथास्थिति बन सकते हैं। तो इस पेज में कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स है, इसको हम आपको दोबारा भेज देंगे। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप तो होगा ही, अब भेज देना इस पेज को, पेज नंबर 8 या 9 जो भी है भेज देंगे आपको। नेक्स्ट।
यूपीएससी अपने जो रिक्रूटमेंट के अलावे भी कुछ काम करते हैं, जिसमें एक तो जो गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको वॉच करते हैं और देखते हैं, उसको कुछ सुझाव देना रहता है तो सुझाव ही देते हैं, ओबीसी रिजर्वेशन, एससीज एसटीज के। दूसरा कि किसी कमीशन में कोई मेंबर को नियुक्त है तो इनसे सलाह ली जाती है। ट्रिब्यूनल में भी सिलेक्शन करते हैं, ये किसी टेम्पोररी पोस्ट का भी ये सिलेक्शन करते हैं। और कोई इस तरह का भी केसेस है जिसमें कि एक साल से ज़्यादा वो काम नहीं कर पाएगा, उसमें भी ये नियुक्ति और सलाह देने की कार्रवाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ें। जैसे जानते हैं कि ये सभी तरह के एग्जामिनेशंस लेते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के, सेंट्रल सर्विसेज के, पब्लिक सर्विसेज के, ज्वाइंट रिक्वेस्ट, ये तो करते ही हैं। ऑल इंडिया सर्विस आप जानते ही हैं, सेंट्रल सर्विसेज आप जानते ही हैं। ऑल इंडिया सर्विस में 3-4 सर्विसेज आते हैं, आईएएस है, आईपीएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, मेनली ये 3 हैं। सेंट्रल सर्विसेज में जैसे रेलवेज के हैं, इस तरह के जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। पब्लिक सर्विसेज में पब्लिक सेक्टर में भी पोस्टिंग वोस्टिंग करते हैं, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह में भी। और ज्वाइंट रिक्रूटमेंट कभी कभी कुछ मामले में ये किसी स्टेट का भी करते हैं और सेंटर का भी करते हैं। ये सब अधिकार इनको दिए हुए हैं। ये जब भी दूसरे किसी स्टेट का करेंगे तो इसका विधिवत परमिशन लिया जाता है उस लेजिस्लेचर से भी और पार्लियामेंट से भी। प्रमोशन वगैरह के मामले में भी ये ध्यान देते हैं और उसके अनुशासनात्मक कार्रवाई किसी करना है तो इनसे राय ली जाती है। इनका ओपिनियन बहुत कीमती होता है। और कोई स्टेट है जो बोलता है कि 2-3 स्टेट मिलकर बोलते हैं कि हमारी नियुक्तियां करने, तो करने के लिए तैयार रहता है। ज्वाइंट जो रिक्रूटर होगा उसके टर्म एंड कंडीशन, क्या क्वालिफिकेशन होगा, ये सब तय करता है ये। और कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है, जैसे मेनली आर्मी में स्पेशल क्वालिफिकेशंस रहते हैं, डिफेंस सर्विसेज में हाइट इतनी होनी चाहिए, पढ़ाई इतनी होनी चाहिए, आपका फिजिकल फिटनेस करना चाहिए, वो भी ये काम मेजर रिटन पार्ट ये करते हैं। और दूसरे स्टेट के कोई नीड्स हैं, कोई स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट करना है तो उसके भी ये काम करते हैं, बट वो स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है और प्रेसिडेंट का उसका अप्रूवल लगता है, तब ये दूसरे गवर्नमेंट के दूसरे के भी ये नियुक्तियां करते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अब किसी सरकारी कर्मचारी को एक्सटेंशन देना है सर्विस में तो वो भी इनके मैटर इनके पास आता है परमिशन के लिए, वो देते हैं, विचार करते हैं। और कोई रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, उनको कितना पेंशन दिया जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट देना है कि नहीं देना है, तो ये भी एनालाइज करते हैं ये। और यूपीएससी में और भी कुछ काम जोड़ना है तो ये जोड़ने का प्रावधान है आर्टिकल 321 में, लेकिन ये पार्लियामेंट से अप्रूव होता है, पास होता है, उसके बाद ही हो पाता है। यूपीएससी हर एक साल एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को और फिर प्रेसिडेंट उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा जो यूपीएससी रिकमेंडेशन करता है कि भाई जैसे मान लीजिए कि आईएएस की योग्यता में कुछ चेंज किए जाएं, तो प्रेसिडेंट को जरूरी नहीं कि माने ना माने, तो वो भी प्रस्तुत करते हैं कि भाई यूपीएससी ने ये रिकमेंडेशन दिया था, इसको हम ये इन कारणों से नहीं मान रहे हैं, इन कारणों से हम इसे मान नहीं कर रहे हैं। तो दोनों ये प्रेसिडेंट, इनको सिर्फ रिकमेंड करने का अधिकार है, एडवाइजरी बॉडी है, फाइनल अथॉरिटी नहीं है। अब ये यूपीएससी ये निर्बंध नहीं करता है कि आपको कितना सैलरी देंगे, क्या करेंगे, ये सब काम यूपीएससी का नहीं है, ये सब संबंधित डिपार्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट, रोल मेरिट सिस्टम पर ध्यान देता है, वॉचडॉग है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो भारत के जो सर्वोच्च पद हैं सब पर मेरिट से नियुक्तियां हों, तो ये काम इसका है। तो ये यूपीएससी जो सुझाव देते हैं या रिकमेंड करते हैं वो एडवाइजरी होते हैं, सजेस्टिव होते हैं, वो फाइनल उसका वो नहीं है कि वो फाइनल हो गया। अब ऐसे हमेशा ये चलते रहता है यूपीएससी में कि प्रिलिमिनरी जो यूपीएससी का डेट के एज क्या हो, कितने अटेम्प्ट देने की बात हो, तो यूपीएससी
देता है मान लीजिए 4 अटेम्प्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट चाहती है 7 अटेम्प्ट, तो ये सिर्फ बता सकते हैं कि आप 4 अटेम्प्ट दीजिए, वो मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। यूपीएससी लॉजिक देता है कि 4 नहीं 3 ही होने चाहिए अटेम्प्ट, कारण कि हम चाहते हैं कि नए लड़के आएँ, नए टैलेंट आएँ। सरकार बोलती नहीं, हम ऐसा नहीं, हम चाहते हैं कि जो पुराने हैं वो भी आएँ, भारत में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। सरकार का दूसरा एंगल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी जो कर रहे हैं वही सही है, अलग अलग अप्रोच है। तो लेकिन जहाँ तक मेरिट सिस्टम की बात करते हैं तो फिर उसमें मेरिट में ये भी है कि कम उम्र में प्रतिभाओं को लेना चाहिए। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जब आपको हम पढ़ाएंगे तो ये 1964 में आया और इसके बाद यूपीएससी में रोल में कुछ कमी आई, मतलब कमी तो नहीं आई इन द सेंस कि किसी मामले में सीबीसी कहता है कि ये दोषी है, बाद में जब यूपीएससी की फाइल आती है तो बोलते नहीं ऐसा नहीं लग रहा है, तो दोनों के बीच कन्फ्लिक्टी आ जाते हैं लेकिन कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन फाइनली ये है कि यूपीएससी चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सीबीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस कारण कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का ज्यादा से रहता है तो हमेशा आगे रहता है। चलिए आगे बढ़िए। अब ये